चलिए भाई, बहुत बहुत स्वागत है सभी का एग्जामपुर बोर्ड एग्जाम चैनल पर। मेरा नाम है आलोक और इस सीरीज में हम पढ़ते हैं क्लास 10 साइंस। तो एक बार जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइए, सेशन को कर दीजिए लाइक और शेयर, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सभी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है, जल्दी से एक बार जुड़ जाइए, सेशन को लाइक करिए बढ़िया तरीके से सर, और शेयर कीजिए। लाइक करना तो सर आपके हाथ में है कि आपको बढ़िया लगे तो लाइक कीजिए, पर सर लाइक करें या ना करें शेयर कर दीजिए, है ना। चलिए ठीक है, तो सर टॉपिक तो एज यूजुअल आपको हर बार की तरह पीछे दिख रहा है सर, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है सर, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, जो कि अपने आप में बहुत बहुत बेहतरीन सा टॉपिक है। आज भी बिल्कुल सर होली खेले रघुवीरा वाला रंग यहाँ पे आपको नजर आ रहा है सर, बिल्कुल, है ना, रंगीन कलर से लिख दिया है सर आपके लिए कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। सर इसका कारण यही है कि होली का अभी जो है, आज जो मेन होली का दिन है, तो सर आपको पता होना चाहिए। जरा एक क्षण रुकिएगा। शुरुआत कर लेते हैं आज की बढ़िया से सेशन की, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की। और देखिए, ये चैप्टर जब भी शुरुआत होगी, आज के बाद कभी भी, तो सर इसमें सर कार्बन के बारे में पहले बहुत सारी चीजें जाननी होती है, उसके बाद ही हम कार्बन को समझ के ही हम उसके यौगिक की बात कर सकते हैं, कंपाउंड की बात कर सकते हैं। तो सबसे पहले सर समझते हैं कार्बन को। कार्बन के बारे में बहुत सारी बातचीत करनी है आपको। कार्बन जो है, आपको एक शॉर्ट वीडियो में भी मैंने बताया था, कार्बन एक अनोखा तत्व है। इट इज एन, यू कैन से, सॉर्ट ऑफ अ डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट। क्यों सर? क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज, इसके गुणों की वजह से सर इसमें बाकियों से बहुत अलग गुण है इसके, है ना। प्रॉपर्टीज जो है इसकी सर बहुत अलग है बाकियों से। क्यों सर, क्या है ऐसा अलग? तो सर अभी एक एक करके उन प्रॉपर्टीज के बाद, सभी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। शॉर्ट वीडियो नहीं है ना सर, लॉन्ग वीडियो है ना। पूरा मतलब 3 क्लासेस में आपको कार्बन एंड कंपाउंड खत्म कराना है। मुझे लगता है एक क्लास तो लगभग सर कार्बन के बारे में ही बात करते हुए निकल जाएगी, इतनी सारी बातें हैं कार्बन के बारे में आपको बताने की। तो बेसिकली 2 घरों की आंटियां, आप और मैं, बैठ के चुगलियां करेंगे कार्बन की। ठीक है, तो करते हैं सर स्टार्ट कार्बन के बारे में, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। सर शुरुआत करने से पहले केवल इतना कहना चाहूंगा कि एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप को अवश्य डाउनलोड कीजिएगा। एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पे आपको क्या क्या चीजें प्राप्त हो जाती है सर? एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप अगर आप डाउनलोड करते हैं तो ना केवल आपको पीडीएफ, क्लास पीडीएफ मिल जाती है, बल्कि लाइव क्लासेस, क्विज और करंट अफेयर्स, बुक्स इत्यादि जैसी बहुत सारी सेवाएं आपको वहां पर उपलब्ध हैं। तो सर जब इतनी सारी चीजें एग्जामपुर आपको आगे से आगे दे रहा है सर, तो उसका लाभ अवश्य उठाइए, है ना सर। तो चलिए कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सर कार्बन के बारे में बहुत सारी चीजें हमें जाननी है। तो समझते हैं सर कार्बन के बारे में। देखो सर, कार्बन अगर आप इसको समझना चाहते हो ना, तो सबसे पहले आपको कुछ बेसिक बातें पता होनी चाहिए। सर बेसिक बातें क्या? तो समझिए कि बेसिक बातें क्या हैं। सबसे बेसिक बात, सबसे पहली, सबसे महत्वपूर्ण बात, सर आपने क्लास 9th में ही पढ़ा था KLMN शेल्स के बारे में, शेल्स या ऑर्बिट्स के बारे में पढ़ा था ना सर? पढ़ा था, बिल्कुल सर पढ़ा था, शेल्स या ऑर्बिट्स के बारे में पढ़ा था। अब सर इसमें आपको यह भी बताया गया था कि K के पास ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, L के पास 8, M के पास 8, मतलब सभी में सर ऑक्टेट रूल, K को छोड़ के बाकी सभी में ऑक्टेट रूल कंप्लीट होना चाहिए, है ना, तभी कोई भी तत्व स्थायी माना जाता है। सर ये क्या कह रहे हैं आप? सुनिए, जैसे अगर मैं कार्बन के अलावा अन्य तत्वों की बात करूं, जैसे मान लीजिए मैं बात करूं, मान लीजिए लिथियम की, या मान लीजिए मैं बात करूं बेरिलियम की, बोरोन की, कार्बन तो सर इसके बाद आता ही है। तो सर कुछ आपके उदाहरण, कार्बन से पहले आने वाले कुछ तत्व और कार्बन के बाद आने वाले कुछ तत्व भी लिख लेते हैं सर। कौन कौन से? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ये सर कुछ तत्व हो गए। ठीक है, अब जरा इनके स्थायित्व के बारे में, क्या ये स्टेबल हैं? क्या ये स्टेबल है? कैसे पता चलेगा कि ये स्थायी तत्व हैं? सर ये सारे क्रियाशील तत्व हैं, लगभग एक आधे को छोड़ दूं तो सारे क्रियाशील तत्व हैं। ये क्रिया करते हैं, पर ये क्रिया करते क्यों हैं? आप क्रिया क्यों करते हैं? आप कोई भी क्रिया क्यों करते हैं? आप कोई भी काम क्यों करते हैं? सर काम करना पड़ता है, क्योंकि सर पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, घर चलाना है, खाना खाना है, कपड़े पहनने हैं, घूमना है, सर जरूरतें हैं, तो आप इसलिए कार्य करते हैं। तो सर इनमें से भी ये जो तत्व है ना, इनकी भी जरूरतें हैं। सर इनकी क्या जरूरत हो सकती है? इन्हें थोड़ी खाना खाना है, कपड़े पहनने हैं, या बाहर घूमने जाने का मन करता है इनका? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है। परंतु इनकी दुनिया में क्या होता है सर? इनकी दुनिया में क्या होता है, जरा गौर से देखिएगा। मैंने कहा
सभी के पास, सभी तत्वों के पास क्या होते हैं सर, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पता है ना आपको, सभी तत्वों के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। अब सर ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो केंद्र में होते हैं, पर ये इलेक्ट्रॉन जो है केंद्र के बाहर होते हैं। इलेक्ट्रॉन कहां होते हैं सर, केंद्र के बाहर। अब ये जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है किसी भी तत्व के पास, ये बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वो उस तत्व को या तो स्थायित्व प्रदान करेगी, या तो वो इलेक्ट्रॉन जो है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसको स्टेबल बनाएंगे या फिर उसे अनस्टेबल रखेंगे। तो सर इसी को समझना है इलेक्ट्रॉन्स को। अगर मान लीजिए मैं लिथियम की बात कर रहा हूं, लिथियम के पास सर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या 3 होती है सर। तो इसका मतलब है इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, जितनी परमाणु संख्या उतने ही इलेक्ट्रॉन या उतने ही प्रोटॉन सर। तो सर देखिए यहाँ पे 3 अगर परमाणु संख्या है तो पहले शेल में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दूसरे में 1 इलेक्ट्रॉन ही बचा, परंतु जगह कितने की थी, 8 इलेक्ट्रॉन्स की जगह थी। जगह कितने की थी, 8 इलेक्ट्रॉन्स की जगह थी। सर अगर 8 की जगह थी, इसके पास 1 ही है, तो ये क्या स्थायी कहलाएगा, नहीं सर वो स्थायी नहीं कहलाएगा। क्या चाहेगा वो चाहेगा कि वो स्थायी हो जाए। सर स्थायी होने के लिए क्या करना पड़ता है, या तो डुएट कंप्लीट हो, ऑक्टेट मतलब जितने भी उसके पास इलेक्ट्रॉन हैं, जिस भी शेल में है सभी शेल पूरे तरीके से भरे होने चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूं, अगर मैं हीलियम की बात करता तो सर हीलियम का परमाणु संख्या 2 होता है, यानी इसके के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से भरा हुआ है, इसका डुएट कंप्लीट है। सर आगे के शेल या ऑर्बिट के लिए इसके पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, इसलिए उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है। तो सर ये तो डुएट वाली बात थी। अगर डुएट के बाद अगर ऑक्टेट्स की बात की जाए, पहला वाला डुएट कंप्लीट है लेकिन ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ऑक्टेट में 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो इसको स्थायित्व प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, इसको अभिक्रिया करनी पड़ेगी, रिएक्शन करना पड़ेगा, जबरदस्ती करना पड़ेगा, चाहे या ना चाहे इसको करना ही पड़ेगा 1 इलेक्ट्रॉन के कारण। सर ऐसा क्यों, सर ये जब अभिक्रिया करेगा ना किसी से, यानी किसी से रिएक्ट करेगा, तो अपना 1 इलेक्ट्रॉन उसे देगा। जब ये रिएक्ट करके 1 इलेक्ट्रॉन किसी को देगा, तभी उसी परिस्थिति में ये जाकर क्या हो पाएगा सर, स्थायी हो पाएगा। क्योंकि अगर ये किसी को अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ये लिथियम कैसा बिहेव करना लगेगा, ये लिथियम हीलियम की तरह, जिसके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके तरह बिहेव करने लगेगा। सर आप बेरिलियम को देख लीजिए, Be, सर इसका जो परमाणु संख्या 4 है, यानी इसके पहले वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है और अगले में सर 2 फिर बच जाते हैं। अब इसके पास 2 है सर, 2 तरीके होते हैं, देखो 2 तरीके होते हैं, या तो ये 6 इलेक्ट्रॉन और ले किसी से और अपना ये कंप्लीट कर ले ऑक्टेट, अपनी 8 संख्याओं का ये जो इसके पास जगह है उसे कंप्लीट कर ले 6 और लेके, या फिर इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को किसी को दे आए, दान कर दे। दान करेगा तब भी, लेगा तब भी, बॉन्ड तो बनेगा, अभिक्रिया तो होगी, बॉन्ड बनेगा, जो संबंध है बंधन बनेगा, लेकिन देना आसान है या लेना आसान है? आप कहेंगे सर 2 देना ज्यादा आसान है 6 लेने से, है ना। तो सर 2 देना आसान क्यों है, 6 लेना आसान क्यों है, इसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन संख्या से तो पता चल ही रहा है, संख्या से साफ पता चल रहा है सर 6 लेने में तो मुश्किल आएगी, 2 देना आसान है। एक तो देना है, ऊपर से 2 ही देने हैं। एक तो देना है सर, दिया जाए तो लोगों की लेने के लिए भीड़ लग जाती है ना। तो एक तो देना है, ऊपर से 2 ही देने हैं, 6 तो नहीं देने, 2 ही देने, तो ज्यादा आसान तो सर देना हुआ, ठीक है। तो इसी कारण से ये क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन किसी को देगा और फिर कैसा बिहेव करने लगेगा, फिर ये भी हीलियम की तरह बिहेव करने लगेगा। और हीलियम क्या है, अक्रिय गैस है, अक्रिय पदार्थ है। हीलियम क्या है सर, हीलियम अक्रिय है। क्यों है अक्रिय, क्योंकि इसके शेल में इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं, इसका एक ही शेल है, उसमें इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं पूरी तरीके से, कोई खाली जगह नहीं है। अब इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से भरे हुए हैं, कोई खाली जगह नहीं का क्या अर्थ होता है सर, इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं मतलब कि समझ लीजिए कि जरूरतें पूरी हैं और जरूरतें ही नहीं है। इलेक्ट्रॉन भरा हुआ होना मतलब जरूरतें पूरी हैं और जरूरतें ही नहीं हैं। और अगर ऐसा है सर कि इलेक्ट्रॉन पूरे हैं और जरूरतें ही नहीं हैं, तो इसका मतलब ये समझ लीजिए कि वो अक्रिय होगा, वो अभिक्रिया नहीं करेगा, रिएक्ट नहीं करेगा। अगर ये कहानी आपको समझ आ रही है, ये बात अगर आपको समझ आ रही है, तो इसी प्रकार से बाकी ये नाइट्रोजन सर, बोरोन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, कार्बन भी इसी प्रकार से क्या करेगा सर, रिएक्ट करेगा। कार्बन भी इसी प्रकार से रिएक्ट करेगा, पर कार्बन के पास कुछ अलग है, कुछ खास है। क्या सर, क्या अलग है, क्या खास है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कार्बन में क्या अलग है और क्या खास है, तो सुनिएगा जरा एक बार। सर आपको पता है कार्बन का जो परमाणु संख्या होती है सर, क्या होती है, 6 होती है सर। पहले वाले शेल के अंदर या ऑर्बिट के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन,
दूसरे वाले के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन। अब जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि सर इसका दूसरा जो ऑर्बिट या शेल है वो भरा हुआ नहीं है, तो ये क्या करेगा, या तो देगा या तो लेगा। अब प्रश्न आपके हाथ में आ गया, सर 4 इलेक्ट्रॉन है, चाहे तो 4 ले ले और स्थायी बन जाए, या तो अपने 4 दे दे और स्थायी बन जाए। 4 इलेक्ट्रॉन या तो दे दे या ले ले। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन लेता है, अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स लेता है, तो उस परिस्थिति में ये क्या बन जाएगा सर, अगर लेगा ना तो ये नियॉन की तरह बन जाएगा, जो मैंने लिखा है लास्ट में, अक्रिय गैस। और अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन देता है, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन देता है किसी को, तो सर देने के बाद ये कैसा रिएक्ट करेगा, कैसा बन जाएगा सर, हीलियम की तरह बन जाएगा। हीलियम जिसकी परमाणु संख्या 2 होती है। समझ रहे हैं सर, ये बात समझ रहे हैं आप, ये बात समझने वाली है, ये बात समझने वाली है, इसको समझिए, ठीक है सर। पर सर इसके पास तो दोनों ही चीजें, इसके पास तो कुछ खास लग रहा है सर, ये तो दे भी सकता है ले भी सकता है, लेकिन ना ये दे सकता ना ये ले सकता। वास्तविकता ये कहती है, वास्तविकता कहती है कि ना ये दे सकता और ना ये ले सकता। सर आपने तो और भी कुछ अलग बता दिया, ना ये दे सकता और ना ये ले सकता। सर अगर ऐसी बात है कि ना ये दे सकता है और ना ही ये ले सकता है, तो ये करता क्या है, ये करता क्या है, एक क्षण रुकिए बताता हूं। ठीक है सर, चलिए चलिए, ठीक है। तो ये बात अगर आपको समझ आ रही है, और मेरी बात जो मैंने कही कि सर ना, इसके साथ दुविधा ये है कि अभी तो आपको लग रहा है ऐसे देख के कि इसे स्थायित्व प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो 4 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे या देने पड़ेंगे, दोनों ही कर सकता है, आपको ऐसा लग रहा है, पर ऐसा नहीं है। ना तो ये ले सकता और ना ये दे सकता, इसके साथ दुविधा ये है। मैं जानता हूं बहुत सारे बच्चे इस बात को बहुत पहले से ही जानते हैं, परंतु लेकिन किंतु परंतु बंधु, बात क्या है, बात यह है कि जो जानते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो नहीं भी जानते हैं और जो जानते भी हैं, वो दोनों ही इस बात को जरा गौर से सुने, ये सुनने वाली बात है। सर प्रश्न उठता है कि कार्बन इलेक्ट्रॉन्स दे क्यों नहीं सकता, डोनेट क्यों नहीं कर सकता, डोनेट क्यों नहीं कर सकता। अब सर इसका विज्ञान समझिए कि कार्बन डोनेट क्यों नहीं कर सकता, इसका विज्ञान समझिए। सर आपको पता है कि कार्बन जो है, C जिसका सिंबल है और 6 इसका एटॉमिक नंबर है, इसका अर्थ क्या होता है पता है आपको सर, ये कार्बन का न्यूक्लियस है। क्या है, कार्बन का न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस समझते हैं आप, केंद्र है ये कार्बन का। अब जो मैं बता रहा हूं उसको जरा गौर से सुनिएगा, ये कार्बन का केंद्र है। केंद्र में क्या मौजूद होते हैं सर, न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन होते हैं। सर इसमें प्रोटॉनों की संख्या भी उतनी ही है जितनी न्यूट्रॉन की संख्या, यानी 6 प्रोटॉन है इसके अंदर, 6 प्रोटॉन है इसके अंदर, ठीक है सर। सर अगर इसके अंदर 6 प्रोटॉन है तो सर इलेक्ट्रॉन की बात करें, इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, सर इसके बाहर जो है, बाहर इसके कक्ष में 2 कक्ष हैं आपको पता है, और 2 कक्ष में इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से इसके कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या मौजूद है, पहले में 2 दूसरे में 4। अब देखिए परिस्थिति क्या है, अब देखिए परिस्थिति क्या है। यद्यपि आप ये चाहेंगे कि सर बाहरी जो शेल है, बाहरी जो कक्ष है, उससे आप एक एक करके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना चाहेंगे, हो सकता है आपकी पहली कोशिश कामयाब हो जाए, आप एक इलेक्ट्रॉन को बाहर खींच पाए आराम से। सर जैसे ही आप दूसरे इलेक्ट्रॉन को बाहर खींचने की कोशिश करेंगे, आपको पता चलेगा कि सर पहले से ज्यादा ऊर्जा का इस्तेमाल किया जा रहा है, पहले से ज्यादा ऊर्जा लग रही है। तीसरे इलेक्ट्रॉन में तो आपके पसीने छूट जाएंगे और चौथा तो आप निकाल ही नहीं पाएंगे। क्यों सर? क्योंकि जितनी बार भी आप एक एक इलेक्ट्रॉन करके निकाल रहे हैं, तो हो क्या रहा है जरा वो देखिए। सर 6 प्रोटॉन्स, पहला आपने जब इलेक्ट्रॉन निकाला तो जब एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी रहेगी, 5 इलेक्ट्रॉन। सर 6 प्रोटॉन और 5 इलेक्ट्रॉन के बीच में आकर्षण बल जबरदस्त लगा हुआ है, आकर्षण बल। आपको पता है ना सर ये बात तो, कि सर नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में क्या होता है, आकर्षण होता है। तो इनके बीच में भी क्या हो रहा है सर, आकर्षण बल लगेगा, जो कि बढ़ता जाएगा
जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन्स को कम करने का प्रयास करेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन, अब आपने एक और इलेक्ट्रॉन खींच दिया सर, 4 इलेक्ट्रॉन, सर पहले आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, 5 इलेक्ट्रॉन बचे, आकर्षण बल और बढ़ गया। सर आपने एक और इलेक्ट्रॉन खींच दिया किसी प्रकार से, आपने कहा कि हाँ ज्यादा ऊर्जा लग रही है पर खींच दिया हमने, तो सर 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, ऊर्जा आकर्षण और बढ़ गया सर। तीसरे में आपके पसीने छूट गए और चौथा आपसे हो भी नहीं पाएगा क्योंकि सर आकर्षण पर बल बढ़ता जा रहा है। अगर आपको एक ही कार्बन के साथ ऐसा करना होता तो आप कर भी पाते, लेकिन क्या आपको अगर ऐसा करना पड़ा तो क्या कार्बन एक ही मतलब एक ही उसका एटम, एक ही परमाणु होगा क्या आपके पास? नहीं सर, हमारे पास परमाणुओं की भारी भरकम संख्या होगी और सब में से इलेक्ट्रॉन खींच के निकालना तो सर पॉसिबल ही नहीं है, संभव ही नहीं हो पाएगा सर, संभव ही नहीं हो पाएगा। जब एक में से इतना मुश्किल हो रहा है तो बाकियों में से तो सर पसीने छूट जाएंगे। तो क्या आपको इतना समझ आया कि क्यों हम इलेक्ट्रॉन कार्बन से बाहर नहीं खींच सकते? यानी इलेक्ट्रॉन को ये दान नहीं दे सकता, इलेक्ट्रॉन का दान नहीं कर सकता, डोनेट नहीं कर सकता इलेक्ट्रॉन को। अगर आप ये बात समझ गए, अगर आप ये बात समझ गए तो अब एक काम करते हैं, ये समझने का प्रयास करते हैं कि कार्बन इलेक्ट्रॉन ले क्यों नहीं सकता, कार्बन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर सकता, ले क्यों नहीं कर सकता, ले क्यों नहीं सकता, एक्सेप्ट क्यों नहीं कर सकता? देखो सर, ये ऐसा नहीं है कि ये कर नहीं सकता, पर ये थोड़ा सा शैतान बन जाता है इस टाइम पे, थोड़ा सा शरारती बन जाता है। ये क्या शरारत करता है सर? ये देखो सर, यही वाली परिस्थिति है जो आपके सामने है, इसी परिस्थिति को जरा गौर से देखना है। सर 6 तो प्रोटॉन है और सर 6 ही इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब आपने कहा कि कार्बन कार्बन एक इलेक्ट्रॉन ले लो, उसने कहा लाओ दे दो, उसने कहा एक से काम नहीं चलेगा और दो, तुम और ले आए। तुम भी चाहते हो कि ये क्या कर ले, 4 इलेक्ट्रॉन ले ले। सर मान लो 1-2 इलेक्ट्रॉन ले भी लिए इसने, तीसरा और चौथा भी ले लिया तुम्हारी, मान ली, चलो तुमने 4 इलेक्ट्रॉन गुणा 2 इलेक्ट्रॉन गुणा 2, 4 इलेक्ट्रॉन तुमने दे दिए। अब जैसे ही तुमने इसे 4 इलेक्ट्रॉन दे दिए ना, ये बन गया पेटू। ये ऐसा हो गया जैसे एक बच्चे ने लाइब्रेरी की बहुत सारी किताबें जो है ना, अपने सर से ऊपर तक भी किताबें ऐसे उठा रखी है और वो जा रहा है कहीं पे रखने के लिए, क्या होगा, किताबें भी गिराएगा, खुद भी गिरेगा। ऐसी हालत हो गई इसकी। क्यों सर? क्योंकि सर 6 प्रोटॉन्स के लिए सर इलेक्ट्रॉन किसी भी तत्व के अंदर तभी इसी कारण से रहते हैं क्योंकि प्रोटॉन जो है इलेक्ट्रॉन को क्या करके रखते हैं, बांध के रखते हैं, खींच के रखते हैं एटम के अंदर, तत्व ये परमाणु के अंदर। लेकिन सर 6 प्रोटॉन्स के लिए 10 इलेक्ट्रॉन्स को संभालना मुश्किल हो गया सर। 6 प्रोटॉन्स के लिए 10 इलेक्ट्रॉन को संभालना मुश्किल हो गया। क्यों सर? क्योंकि आकर्षण बल कमजोर हो गया सर। यहाँ पे 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन्स को कैसे खींच के रखेंगे अपनी तरफ? आकर्षण बल तो होगा परंतु वो इतना कम हो जाएगा कि कार्बन क्या हो जाएगा सर, कार्बन और अस्थायी हो जाएगा, स्थायी होने की बजाय अस्थायी हो जाएगा। क्योंकि ऐसे इलेक्ट्रॉन्स तो फट से कोई भी आसपास से निकलेगा और उसको आकर्षित करता हुआ ले जाएगा। कोई भी अन्य ऐसा तत्व जिसको इलेक्ट्रॉन की बहुत आवश्यकता है और उसका केंद्र पास है, उसके आउटर शेल से, उसके बाहरी कक्ष से उसका केंद्र पास है, उसमें प्रोटॉन की संख्या ज्यादा हो तो वो खींचता हुआ ले जाएगा इस इलेक्ट्रॉन को, ये और ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। सर पहले वाले में तो एनर्जी की प्रॉब्लम आ रही थी कि ज्यादा ऊर्जा लग रही थी इलेक्ट्रॉन को निकालने में, और यहां क्या हो रही है सर, यहां जो हम करना चाह रहे हैं, स्थायी बनाना चाह रहे हैं, पर ये स्थायी ना बनके अस्थायी बन रहा है क्योंकि 6 प्रोटॉन के लिए 10 इलेक्ट्रॉन को संभालना मुश्किल हो रहा है। सर एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन को संभालता है। वास्तविकता में कार्बन अभी अस्थायी है परंतु एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को संभाल रहा है। बाकी किसी भी तत्व में आप देख लो सर, आप हाइड्रोजन से लेकर किसी भी तत्व में पूरे 118 एलिमेंट्स में देख लीजिए, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। तो उनके लिए प्रोटॉन के लिए इलेक्ट्रॉन्स को संभालना आसान होता है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पे एक प्रोटॉन मौजूद होता है। पर यहां पे तो सर एक इलेक्ट्रॉन पे 10 मतलब 6 प्रोटॉन पे 10 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, तो सर संभालना तो मुश्किल होगा ही और वो स्थायी नहीं बन पाएगा, अस्थायी हो जाएगा सर, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन आसानी से कोई भी ले जा सकता है इसके आसपास से। ठीक है, समझ रहे हो? ये बात है। अगर ऐसे ही समझ आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आर्ग्यूमेंट करने से बात नहीं बनेगी, जो बात समझाने का प्रयास कर रहा हूं उस बात को समझिए। ठीक है, समझ आया होगा कि सर अगर आपको कहा जाए, अगर 6 टीचर्स को कहा जाए कि 10 क्लासेस को संभाल लो तो सर मुश्किल होगा। 10 क्लासेस क्यों कह रहे हैं आप सर? क्योंकि ये बाह्य कक्ष में मौजूद है। क्या है? बाह्य कक्ष में मौजूद है। कक्ष बाहरी कक्ष में मौजूद है और ये अंदर केंद्र में एक केंद्र के अंदर ये 6 प्रोटॉन मौजूद है। इसलिए समझ लीजिए ये टीचर्स हैं और ये क्लासेस के अंदर स्टूडेंट्स हैं। 6 टीचर्स के लिए 10 क्लासेस को संभालना मुश्किल है।
समझ रहे हैं आप, बिल्कुल ऐसा ही समझिए इसे, ठीक है। तो सर इसका मतलब है कि ना तो कार्बन ले सकता ना कार्बन दे सकता। तो सर ये करता क्या है? तो सर ऐसा तो नहीं है कि ये स्थायी हो ही नहीं पाता हो, ऐसा है क्या कि ये स्थायी हो ही नहीं पाता? ऐसा भी नहीं है बेटा। प्रकृति ने हर किसी को बचने बढ़ने के लिए कोई ना कोई जुगाड़ दिया है सर। अब यहां कार्बन के पास क्या जुगाड़ है सर? कार्बन इसी कारण से क्या करता है? इसी कारण से कार्बन स्थायित्व प्राप्त करने के लिए स्टेबिलिटी गेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी करता है, इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी करता है। इसने अपना जुगाड़ निकाल लिया सर, है ना, एडजस्टमेंट कर लिया इसने। अब इस साझेदारी को हम समझेंगे, इस साझेदारी को हम समझेंगे, ठीक है। चलिए, तो इस साझेदारी को हमें समझना है, पर साझेदारी को समझने से पहले ना, जैसे मैंने आपको कहा था कि कार्बन के बारे में बहुत सारी बातें समझनी है। देखो, कार्बन के बारे में कुछ बातें आपको ऐसी बताना चाहता हूं जो आप चाहें तो नोट्स में लिखें, नहीं तो आप इसे अपने दिमाग में छाप लीजिए कि बावजूद इसके कि कार्बन जो है बिल्कुल अलग सा कार्य करता है स्टेबल होने के लिए, स्थायी होने के लिए। कार्बन जो है एक ऐसा एलिमेंट है, ऐसा तत्व है जो सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में पाया जाता है। ये सभी प्राकृतिक वस्तुओं में मौजूद मिलता है सब सर, सभी प्राकृतिक। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपका शरीर, उसमें भी सर कार्बन की अच्छी खासी मात्रा होती है। आपके शरीर में भी कार्बन की अच्छी खासी मात्रा होती है। बाहर की वस्तुओं की तो सर बात ही छोड़िए, प्राकृतिक जितनी भी वस्तुएं हैं उन सब में कार्बन मौजूद है, यानी जितने भी ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं सब में कार्बन की अच्छी खासी प्रेजेंस होती है, ठीक है सर। तो बेहतरीन सा कंपाउंड है, माफ कीजिए बेहतरीन एलिमेंट है ये, है ना। अच्छा, और क्या बातें हैं सर इसके बारे में जानने के लिए? देखो, कार्बन साझेदारी तो करता ही है, कार्बन साझेदारी तो करता ही है, पर सर ये साझेदारी जो है ना, वो उस साझेदारी को समझने की कोशिश करना। इसके पास एक प्रॉपर्टी है, इसके पास एक गुण है जिसे आप कैटिनेशन कहते हैं। क्या? कैटिनेशन। सर कैटिनेशन क्या होता है? सर ये कार्बन और कार्बन की लंबी चेन, कार्बन और कार्बन की लंबी चेन बनाने के गुण को कहते हैं। कैटिनेशन क्या होता है? कार्बन और कार्बन की लंबी चेन। सर ये कैटिनेशन जो है ना, कहने का मतलब ये है सर, हाइड्रोजन जो है, एटॉमिसिटी पढ़ा है ना आपने? एटॉमिसिटी तो सभी ने पढ़ा है सर, एटॉमिसिटी क्लास 9th में सभी ने पढ़ा है कि एटॉमिसिटी क्या होता है। फिर भी मैं बता देता हूं, जैसे हाइड्रोजन है वो एक ही और हाइड्रोजन के साथ जुड़ के बस H2 बनाता है, बस इतना ही, इससे ज्यादा नहीं। क्लोरीन है वो एक ही और क्लोरीन के साथ जुड़ के Cl2 बनाता है, बस इतना ही, इससे ज्यादा कुछ नहीं, है ना सर। ये Cl2 है ना। इसी प्रकार से आप देखेंगे और भी तत्व हैं जो ज्यादा से ज्यादा, जैसे कि ऑक्सीजन है, वो 3 ऑक्सीजन जुड़ के सर एक O3 बनाते हैं, है ना सर। ऐसे ही सल्फर आप देखेंगे, सल्फर S8 होता है, फॉस्फर देखेंगे P5 होता है, फॉस्फर P5 यानी 5 फॉस्फर एक साथ जुड़ सकते हैं। सल्फर S8 होता है, 8 सल्फर एक साथ जुड़ सकते हैं। सिलिकॉन भी 8 सिलिकॉन भी 8 जो है जुड़ सकते हैं एक साथ। लेकिन सर कार्बन जो है एंडलेस चेन बना सकता है सर, बट कार्बन जो है एंडलेस चेन बना सकता है, एंडलेस चेन। वैसे अभी तक हमने अभी तक जब आप देखेंगे ना तो 10 कार्बन देखेंगे, 10 कार्बन चेन्स देखेंगे। मैं बताता हूं कैसे। ये क्या हो रहा है भाई? कार्बन की अगर बात करें तो कार्बन जो है C10 10 तक मतलब 10 कार्बन आपस में जुड़ के एक लंबी चेन का निर्माण कर सकते हैं, जो आप देखेंगे, बस इतना ही देखेंगे, 10 तक ही देखेंगे आप इसको, ठीक है सर। तो सबसे लंबी चेन कौन बना सकता है? सबसे लंबी चेन कौन बना सकता है? कार्बन बना सकता है। इसे कैटिनेशन कहते हैं। एक ये कैटिनेशन की प्रॉपर्टी ना कार्बन के पास एक अनोखी प्रॉपर्टी है, ठीक है।
क्या सिर्फ यही अनोखा है कार्बन में, इतना ही है जितना मैंने बताया? नहीं सर, और भी अनोखी चीजें हैं सर, क्योंकि आपको पता है कार्बन जो है ना, कार्बन जो है टेट्रावैलेंट है। क्या है सर? कार्बन टेट्रावैलेंट है। इसका मतलब क्या होता है सर? सर कार्बन जो है वो एक बार में चार मोनोवैलेंट एटम, 4 मोनोवैलेंट। अब सर ये मोनोवैलेंट एटम क्या होते हैं? मोनोवैलेंट परमाणुओं के साथ जुड़ के, 4 मोनोवैलेंट एटम के साथ जुड़कर यौगिकों का निर्माण करता है, जुड़कर यौगिक का निर्माण करता है। उदाहरण दे देता हूं, सब समझ आ जाएगा। उदाहरण देखो, उदाहरण में आपको CH4, ये होता है मीथेन। मीथेन गैस के बारे में आप सभी ने सुना होगा सर, ये नेचुरल गैस मीथेन गैस है ना। मीथेन गैस के बारे में CH4 क्या होता है सर? ये कैसी होती है सर? C बीच में, चारों तरफ हाइड्रोजन। क्यों सर, ऐसा क्यों है? क्योंकि सर हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, कार्बन को 4 की जरूरत है। तो कार्बन कहता है कि 4 हाइड्रोजन आ जाओ ना, मैं चारों को क्या कर दूंगा, 1-1 इलेक्ट्रॉन दे दूंगा और चारों से 1-1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लूंगा। तो सर ये CH4 बनाता है। इसी प्रकार से ये CCl4 भी बनाता है। सर क्लोरीन को भी क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, और कार्बन के पास कितने हैं सर? 4 इलेक्ट्रॉन है जिसकी वो साझेदारी कर सकता है। तो ये क्लोरीन को भी यही बात कहता है कान में जाके कि क्लोरीन तुम 4 भाई आ जाओ, मैं चारों को 1-1 इलेक्ट्रॉन दूंगा भी और तुमसे चारों से 1-1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लूंगा। तो इस प्रकार से ये मोनोवैलेंट एटम कहलाएंगे जिन्हें 1-1 की आवश्यकता है, जो एक साथ 4 जुड़ जाते हैं कार्बन के साथ। समझ रहे हैं आप? ये उदाहरण है आपके लिए, ये उदाहरण है। इसी प्रकार से कार्बन जो है ना, कई अलग अलग तत्वों के साथ, कई अलग अलग तत्वों के परमाणुओं के साथ जुड़कर कई प्रकार के यौगिकों का निर्माण करता है। जैसे कि नाइट्रोजन के साथ भी जुड़ता है सर, ऑक्सीजन के साथ भी जुड़ता है ना, और भी बहुत सारे तत्वों के साथ जुड़कर ये अलग अलग तत्वों का, अलग अलग यौगिकों का निर्माण करता है। और सर इसमें खास बात ये होती है, सबसे इंपॉर्टेंट और खास बात, जो मैं लिख नहीं रहा, केवल बता रहा हूं, उसे सुन लीजिए, पर आपको लिखना आवश्यक है। सर कार्बन जिन भी तत्वों के साथ जुड़ता है ना, जिन भी तत्वों के परमाणुओं के साथ ये जुड़ता है, तो जो यौगिक आपके सामने बन के खड़ा हुआ है सर, इस यौगिक के गुण कार्बन पे निर्भर नहीं करते, बल्कि कार्बन और जो परमाणु का तत्व, जिस तत्व का परमाणु जुड़ा है, इन दोनों के आपस के मेल पर निर्भर करते हैं। कई बार तो ऐसा भी देखा है ना आपने कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि सब में कार्बन है तो सबकी प्रॉपर्टी एक जैसी हो। ना 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 ना, यहां पे कार्बन जिसके साथ जुड़ा है उसके साथ मिलके कुछ अलग ही प्रॉपर्टी, कुछ अलग ही गुण आपको देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये जितने प्रकार के परमाणुओं के साथ, जितने प्रकार के तत्व के परमाणुओं के साथ ये जुड़ेगा, उतनी बार अलग गुण जो हैं सामने आएंगे, और अलग गुण सामने आएंगे तो सर उनका अलग इस्तेमाल भी होगा। अलग इस्तेमाल होगा तो सर फिर यही तो हम चाहते हैं, वर्सेटाइल नेचर, है ना। वर्सेटाइल नेचर चाहते हैं हम। वर्सेटैलिटी से क्या होता है सर कि हमारे पास ऑप्शंस खुल जाते हैं, और भी ज्यादा विकल्प हमारे पास आ जाते हैं कि इस चीज का इस्तेमाल यहां हो सकता है, इस चीज के अंदर ये गुण है तो इस चीज का इस्तेमाल यहां करेंगे, इसके अंदर कुछ और गुण है तो इसका इस्तेमाल कहीं और करेंगे। समझ रहे हैं आप? तो कार्बन हमें ये चीज भी प्रदान करता है साथ साथ। समझ रहे हैं आप? चलिए, शानदार शानदार, बहुत ही बढ़िया। अगर आप ये समझ रहे हैं तो चलिए अब आपको एक बार वापस मैं यहां पे ले आता हूं। स्टेबिलिटी गेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी करता है कार्बन, ये वाला पॉइंट। स्टेबिलिटी गेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी करता है कार्बन। अब ये मुझे आपको दिखाना है, ये मुझे आपको दिखाना है, और जो मैं अब आपको दिखाने जा रहा हूं उसे कहते हैं सर ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर। तो आपको मैं ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर्स के माध्यम से आपको मैं ये बताऊंगा कि कार्बन कैसे अलग अलग यौगिकों का निर्माण करता है। जिसके लिए कुछ तो सर उदाहरण मैं दूंगा आपको, और कुछ जो है आपको अपने आप ड्रॉ भी करने पड़ेंगे। यानी एक तो मैं बताऊंगा, एक दो उदाहरण तो मैं आपको बता दूंगा। जैसे कि सबसे पहले तो हम कोवेलेंट कंपाउंड के बारे में बात करते हैं। जैसे कि कोवेलेंट कंपाउंड क्या होते हैं?
सर जो इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी करते हैं, तो सर क्या सिर्फ कार्बन वाले कंपाउंड कोवेलेंट होते हैं क्या? नहीं सर। जैसे उदाहरण के तौर पे सर हाइड्रोजन, ये सर हाइड्रोजन का क्या है? न्यूक्लियस है। ये सर हाइड्रोजन का न्यूक्लियस यानी केंद्र है, और हाइड्रोजन के पहले कक्ष में सर एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद है। हाइड्रोजन के पहले कक्ष में सर क्या है? एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो सर ये एक इलेक्ट्रॉन क्या चाहता है? ये चाहता है कि दो हो, पर यहाँ पे एक ही है। तो ये अपने ही जैसे एक भाई के पास जाएगा जिसके पास एक और इलेक्ट्रॉन मौजूद है, और वो भी इसी के प्रकार से ये चाहता है कि इसे ये एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए। तो सर हो सकता है दोनों को लालच आ जाए, लेकिन लालच से बचने का यहाँ पे एक तरीका है कि सर ये हाइड्रोजन कहेगा कि सुनो 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 भाई, अगर तुम ये एक इलेक्ट्रॉन मुझे मेरे साथ साझेदारी कर लो। साझेदारी कर लो मतलब ऐसा नहीं कि मैं ही ले रहा हूं तुमसे, तुम भी मेरा ये एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लो सर? शेयर कर लो। तो सर हम दोनों मिलके क्या बनाएंगे? H2 बनाएंगे, और हम क्या हो जाएंगे? स्थायी हो जाएंगे। स्थायी हो जाएंगे सर, स्टेबल हो जाएंगे, क्योंकि ये H2 जो है इसके के शेल में दो इलेक्ट्रॉन मौजूद है। डुएट पूरा हो गया, डुएट कंप्लीट हो गया, बात खत्म हो गई सर। इसी प्रकार से मैंने आपको बताया था, जैसे मैंने हाइड्रोजन बना के दिखाया। अब लुईस डॉट स्ट्रक्चर की बात करते हैं। सर लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है देखिएगा जरा। जैसे मैंने हाइड्रोजन बनाया वैसे ही मैं क्लोरीन बना के दिखाता हूं। तो सर लुईस डॉट स्ट्रक्चर में ना क्या करते हैं आप? केवल अंतिम कक्ष में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं केवल उन्हीं को ड्रॉ करते हैं। जैसे कि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, परमाणु संख्या 17 होती है। अंतिम कक्ष में इसके 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये क्रॉस जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या को दर्शा रहा है। सर 6 इलेक्ट्रॉन ये और 7वां आगे की तरफ है। ऐसे ही एक और क्लोरीन है सर, इसके भी 6 इलेक्ट्रॉन ये रहे सर, 2 2 4 2 6, और 7वां आगे की तरफ है। लेकिन इसको आप थोड़ा सा अलग बनाइए ताकि आपको ये समझ में आए, कि कौन सा इलेक्ट्रॉन कौन से क्लोरीन का है, कौन सा इलेक्ट्रॉन कौन से क्लोरीन का है। जैसे कि यहाँ पे मैंने डॉट बना दी, 1 2 3 4 5 6 और 7वां आगे। अब अगर इनके बीच में आपको साझेदारी करनी हो, तो ये क्या करेगा? इस प्रकार से इसके एक इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। अब इसके इलेक्ट्रॉन गिनो, इस क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन गिनो सर। 2 4 6 8 हो गए सर। इसके गिनो सर, अभी इसके 2 4 6 और एक ये 7 ही है। पर अगर ये इसकी साझेदारी कर रहे हैं इस प्रकार से, तो इसके पास भी कितने हो गए सर? 8 हो गए। इस वाले को छोड़ के ना, इसको छोड़ के सिर्फ इसके गिनो, तो सर आप कहेंगे सर हाँ 2 4 6 8 हो गए सर। इसको कहते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर, इसे कहते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर। सर ये जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर है ना, ये नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में भी बन सकता है। इसे आप ट्राई कीजिए। सर आपने देखा एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, नाइट्रोजन के बीच में 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी। सर ये जितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, जैसे एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो इसे एक डैश से दर्शाते हैं, जैसे H और H, Cl और Cl। ऐसे ही सर 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो तो उसे डबल से दर्शाते हैं। 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो तो उसे ट्रिपल डैश से दर्शाते हैं। 3 छोटी छोटी लाइनों से दर्शाते हैं, जैसे मैंने नाइट्रोजन को यहाँ दर्शाया। पर आप मुझे दर्शाइए मत, आप मुझे बना के देखिए सर आप इस चीज को। नाइट्रोजन के बीच में सर, नाइट्रोजन जो है ना, इसका एटॉमिक संख्या क्या होती है सर? नाइट्रोजन की एटॉमिक संख्या 7 होती है। 7 का अर्थ है कि इसके अंतिम कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं सर? 5। तो सर 2 तो जो है 2 इस प्रकार से हो गए। देखिए सर मैं बता देता हूं, 2 तो इस प्रकार से हो गए, एक ऊपर एक नीचे यहाँ पे बना दिया, और 3 इलेक्ट्रॉन आगे। सर 3 क्यों रख रहे हैं आगे? क्योंकि सामने से भी एक और नाइट्रोजन ही मौजूद है जो क्या कर सकता है? बॉन्ड बना सकता है, बंधन बना सकता है, जिससे ये क्या हो पाएंगे? स्थायी हो पाएंगे। सर कैसे बनाएंगे ये? सर देखो, पहले तो जो है इसके पास अंतिम में 5 थे। 5 और 3 कितने होते हैं सर? 8। तो सर इसने क्या किया? इस प्रकार से इस वाले नाइट्रोजन के 3 ले लिए। उसने कहा कि तू सिर्फ लेगा नहीं देगा भी, तो ये इसने भी ले लिए। अब देखो गिनो सर कितने हो गए? सर इसके पास भी 8 हो गए, इसके पास भी 8 हो गए, दोनों के पास 8 हो गए, 8 8 दोनों के पास आ गए। और बस इसको आप चाहें तो ऐसे दर्शा सकते हैं 3 लाइनों से, है ना सर? क्लियर है? तो सर नाइट्रोजन भी आपने बना के देख लिया। सर इसी प्रकार से कार्बन भी करता है। जैसे आपने यहाँ पे क्या देखा कि 2 एक ही तत्व के परमाणु आपस में कैसे जुड़ रहे हैं, क्योंकि दोनों की जरूरतें एक जैसी है, इसलिए वो आपस में आसानी से जुड़ रहे हैं। परंतु
कार्बन के साथ अगर किसी अलग तत्व का एटम यानी परमाणु अगर जुड़े तो सर वो कैसे जुड़ेगा? तो मैंने आपको कुछ उदाहरण तो पहले भी दिए, ऐसा नहीं है, कुछ उदाहरण मैंने आपको पहले भी दिए। जैसे कि उदाहरण के तौर पे मैंने आपको बताया कार्बन, उदाहरण के तौर पे मैंने आपको बताया कार्बन, जिसके अंतिम कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सर 1 2 3 और 4। पर हाइड्रोजन के अंतिम कक्ष में सर एक ही होता है, हाइड्रोजन के पास कक्ष भी एक ही है सर। तो ये हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन इसके सामने इस प्रकार मौजूद है। अब इन्हें क्या करना है, ये कहता है सर हाइड्रोजन तू भी स्टेबल हो जा, तू भी स्टेबल हो जा, तू भी स्टेबल हो जा, तू भी स्टेबल हो जा। सारे हाइड्रोजन को स्टेबल कर दिया। फिर हाइड्रोजन कहते हैं कार्बन तू भी स्टेबल हो जा, तू भी स्टेबल हो जा, और इस प्रकार से इस फूल का निर्माण हो जाता है। समझ रहे हैं? इस फूल का नाम है मीथेन, मीथेन गैस है ये। मीथेन गैस का फॉर्मूला है CH4, ये CH4 है, नजर आ रहा है आपको? यही बताया था सर, ऐसे ही बताया था, बिल्कुल ऐसे ही बताया था। क्लियर है? क्लियर है या नहीं? हाँ सर क्लियर है, बढ़िया तरीके से क्लियर है, बहुत बढ़िया। क्लियर है तो बहुत बढ़िया। कुछ उदाहरण जो है आप खुद भी ले सकते हैं, अगर आप चाहें तो कुछ उदाहरण जो है के बहुत सारे बॉन्ड आपको देखने को मिलेंगे। कार्बन के इस प्रकार से बहुत सारे बॉन्ड आपको देखने को मिलेंगे, ना केवल हाइड्रोजन के साथ बल्कि अन्य तत्वों के साथ भी, अन्य तत्वों के साथ भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ठीक है, समझ आ रही है बेटा बात आपको? अगर समझ आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है अगर आपको समझ आ रही है। अब जैसे मैंने आपको बताया ना, इसका नाम क्या है? मीथेन। इसका नाम होता है सर ईथेन। इसका नाम क्या होता है? ये तो सर वैसे आपको प्रोप आइन, नहीं सॉरी माफ कीजिए, ईथाइन मिलेगा। ये क्या है इसका नाम? ईथाइन। सर ये मेथ एथ, ये 2 चीजें चेंज हुई, शुरुआत के 3 अक्षर चेंज हो रहे हैं। हाँ, एल्क की जगह चीजें चेंज होंगी, उसके बारे में आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, है ना। इससे ज्यादा कराना आज कार्बन के बारे में सर हानिकारक हो जाएगा, वरना चीजें ऊपर से जाने लगेगी। तो इतना जितना बताया इतना तो सारा समझ आया होगा, ये बात तो पक्की है। इतना जितना मैंने बताया है आपको ये तो सर सारा ही समझ आया होगा। ये तो ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ ऐसा हो जो समझ ना आया हो, है ना सर। अगर ये सारा कुछ समझ आया है
बेटा जरा एक क्षण, कुछ क्षण जरा रुकिएगा, हम कुछ टेक्निकल एरर चेक कर रहे हैं, अगर आया हो तो इन बिटवीन, ऐसा हमें महसूस हो रहा है, तो जरा कुछ क्षण रुकिएगा, ठीक है। चलिए भाई, शोध से ऐसा मालूम हुआ है कि कुछ क्षण के लिए जो बीच में वॉइस चली गई थी उस चीज को मैं क्लियर कर देता हूं, उसके बाद इस क्लास को अंत कर दूंगा, ठीक है। सर इतना आपको ये तो समझ आ गया था कि सर मीथेन गैस है CH4 है। अब मैंने आपको ये समझाया कि सर अगर सिंगल बॉन्ड है, अगर कार्बन के साथ सिर्फ एक जो है, जैसे 4 इलेक्ट्रॉन है कार्बन के पास, तो सर सभी एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करने के लिए आ गए हैं, अगर मौजूद हैं, तब तो सर सबके साथ सिंगल बॉन्ड, कार्बन सबके साथ एक बॉन्ड बनाएगा, सिंगल शेयरिंग करेगा, एक बॉन्ड बनाएगा। उस परिस्थिति में एक तो ये परिस्थिति, एक परिस्थिति है जिसमें सर हाइड्रोजन जो है, यहां पे तो सर आप देख रहे हैं 4 हाइड्रोजन एक कार्बन पे, तो 2 कार्बन पे 8 होने चाहिए थे सर, पर यहां 2 कार्बन पे भी कितने मौजूद है सर, 4 ही हाइड्रोजन मौजूद है। तो सर एक कार्बन को कितने की आवश्यकता है, माफ कीजिएगा यहां पे शायद कार्बन थोड़े से और, हाँ ठीक है नहीं सही है सर, सही है। तो सर यहां पे क्या होगा सर, यहां पे कार्बन को देखो सर, 2 तो इसके पास, 2 तो इसके आ गए, इसके पास भी 2 इसके आ गए, और बाकी बचे 2 ये, इसके पास भी बाकी बचे 2 ये, ठीक है। लेकिन यहां पे एक डबल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड मतलब कार्बन और कार्बन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो गई, क्योंकि हाइड्रोजन की संख्या कम थी, हाइड्रोजन की संख्या कम होने के कारण कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड की शेयरिंग हो गई। ऐसे ही ट्रिपल बॉन्ड की भी हो सकती है अगर हाइड्रोजन की संख्या कम हो। तो ये 3 परिस्थितियां मैंने आपके सामने रखी, जिसके कारण सर इनके नाम अलग अलग हो जाते हैं। जैसे कि तीनों के नाम में एल्क तो आएगा ही, पर इनके अंतिम जो है चेंज हो जाएंगे नाम, जो अंतिम के 3 अक्षर है वो चेंज होंगे, और वो इसके बारे में बताते हैं कि सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल है तो ANE आएगा, यानी एल्क एन, डबल है तो ENE आएगा, और ट्रिपल है तो सर YNE आएगा, ठीक है सर। बस केवल यही बताया था, जिसके बीच में थोड़ी सी देर के लिए वॉइस चली गई थी। तो मुझे लगता है अब ये चीजें क्लियर हो गई होंगी, और आज की क्लास को सर यही समाप्त करते हैं। आपसे मिलेंगे सर अब नेक्स्ट क्लास में फिर से 4 बजे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। दिस इज आलोक साइनिंग ऑफ। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।